So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. And here I am with lecture number 8 of mole concept. So this will be the last lecture of the chapter और बहुत कुछ खास बचा हुआ है नहीं, थोड़े मोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे सो दैट आपको टॉपिक थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ आ सके। बिफोर दैट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बेस्ट लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं जेई एडवांस के लिए तो हमने पूरा कोर्स ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आपको करना ये है कि आपको केम IIT ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। जस्ट इंस्टॉल दिस ऐप and go to store section. there you will get lot of courses highly relevant for JEE advanced, जहां अभी हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रहे हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऑन गोइंग कोर्स है, विद इन 2 and 2.5 मंथ्स के बीच में ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने अभी तक IUPAC, आइसोमेरिज्म, कंप्लीट आइसोमेरिज्म एंड मतलब स्टीरियो वगैरह सब मिलाकर, कोई 11th क्लास 12th क्लास वाला चक्कर नहीं है ऑर्गेनिक में, ठीक है। And then general organic chemistry complete along with रिएक्शन मैकेनिज्म के 2-3 लेक्चर्स आ चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के 2-3 लेक्चर आ चुके हैं, ये अभी चल रहा है। इसके बाद जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स वाले वो हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी बेटा हमने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स करे हुए हैं, आप इंस्टॉल कर स्टोर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जैसे रेडॉक्स और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हम इस चैप्टर मोल कंसेप्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे होगा। टाइट्रेशन हमने करा दिया, पहले करा दिया टाइट्रेशन, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का शुरुआत वाला पोर्शन है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने करा दिया है, इसके जो शुरुआत वाला सेक्शन है वो सेक्शन हमको कराना है। शुरू में जो एटॉमिक मॉडल्स हैं वो करना है। एंड आइडियल गैसेस बचा हुआ है, तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है जो बचा हुआ है और हमारे पास अभी काफ़ी समय बचा है। तो आप बिल्कुल जाएं और ऐप इंस्टॉल करके कोर्सेज को अवेल करें। इस कोर्सेज में आपको बहुत सारे टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, हर चैप्टर के बहुत सारे मेंस लेवल के टेस्ट, एडवांस लेवल के टेस्ट, सब कुछ आपको उस कोर्स के अंदर ही अवेलेबल होंगे। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच चुका है तो बिल्कुल आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। मोर देन 600 स्टूडेंट्स हैव टेकन द कोर्स इन जस्ट 3 मंथ्स। अगर आप देखें हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको, बट जो भी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यूसली चीज़ों को फॉलो करते हैं। मोर देन 600 स्टूडेंट्स हैव टेकन द कोर्सेस इन पास्ट 2 मंथ्स एंड वी हैव 70% ऑफ रिपीटिंग ऑडियंस एज वेल। जो बच्चा एक बार ले रहा होता है तो वो फिर कोर्सेज को ज़रूर लेता है, इसका मतलब चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हैं, ठीक है। सो चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8। एंड वन मोर थिंग, हमारा आपको ऐड भी बहुत ज़्यादा कहीं नहीं दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा फिर से कि ऐड चलाना बुरी बात है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हमारा ऐड भी इधर उधर कहीं ज़्यादा नहीं दिखेगा। जो भी प्रमोशन है बच्चे ही करते हैं और वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो समय समय पर मैं आपको हर लेक्चर में ये चीज़ें बताता रहूँगा सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए, ठीक है। तो बेटा हमने पिछले लेक्चर में ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया है। सीक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शंस हमने पढ़ा था, फिनिश किया था सीक्वेंशियल और पैरेलल, और मैंने कहा था आपको कि अगले लेक्चर में और परसेंटेज यील्ड वगैरह भी हमने पढ़ा था। तो आज क्या करते हैं, इन टॉपिक्स पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स।
उसके बाद एक छोटी सी चीज बचेगी, दैट इज इम्पीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इम्पीरिकल फॉर्मूला ये एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले पे भी कुछ छोटे मोटे सवाल कर लेंगे। इसके साथ कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। मैं कुछ बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसमें PaOC हो गया है क्या सर, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशंस वगैरह वगैरह, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वगैरह वगैरह जो शुरू में लॉज दिए हुए हैं। आप समझिए, इसको ऐसे नाम से नहीं कराया गया है, ऐसे नाम से नहीं कराया गया। अगर आपको नाम से देखना है तो आप एक बार NCERT रीड कर लीजिए, ऑल्दो उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर तो परसेंटेज ईल्ड निकालने के लिए भी दो दो तीन तीन साइंटिस्ट ने वो पुराने ज़माने में अपना मेथड दिया था। तो क्या वो सब नाम नाम से एक एक मेथड थोड़ी ना पढ़ने लगोगे बैठ के। ठीक है, वो स्कूल की पढ़ाई में ऐसा होता है। तो यहाँ मैंने नाम से ये सब नहीं कराया है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन, लेकिन उसका कोर कंसेप्ट तो सब स्टोइकियोमेट्री ही है यार, और कुछ नहीं। ठीक है, तो परेशान ज़्यादा ना हो। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे लॉ भी याद करना है, आप NCERT उठाइए, लॉ वो याद कर लीजिए जो भी है। ठीक, कुछ बेटा वो क्या है ना, वो जो लॉज है वो उस समय के लिए, जिस समय लोगों ने बताया था उस समय के लिए वो काफ़ी बड़ी बातें थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि यार हाँ कुछ है यार। जैसे डाल्टन ने उस समय बताया था कि एटम है, तो वो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। बट अभी मैं आपको ये बताऊं कि एटम है तो आपको लगेगा अरे सर ऑब्वियस है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कुछ ऐसी ही बात है। ठीक है, इसलिए मैं वो नाम से बहुत ज़्यादा उसको नहीं कराया हुआ है। चैप्टर के कोर कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ख़त्म कराया जा रहा है, तो परेशान नहीं होना। तो चलो शुरू करते हैं यार, इसी के सीक्वेंशियल पैरेलल कंसेप्ट तो बता दिए थे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं परसेंटेज बेस्ड वो। चलो इधर देखते हैं क्वेश्चन। लेट अस टेक 101. इट सेज what mass of carbon disulfide CS2 can be completely oxidized to SO2 and CO2 by oxygen liberated when 325 gram of Na2O2 reacts with water. देखो ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ ऐसा नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट है या फिर ऐसा है, जो अभी तक पढ़े हो उतने ज्ञान से ये सब हो जाएगा, कोई नया ज्ञान नहीं चाहिए। देखिए, कार्बन डाइसल्फाइड को हमें कंबशन करना है O2 के साथ, ये बनाएगा CO2 एंड SO2, कंप्लीट कंबशन। बट यहाँ पर अब आपको क्या बोला गया है कि O2 का जो अमाउंट है वो बैलेंस भी कर लो पहले। रिएक्शन बैलेंस नहीं दिख रहा है, सो ये बैलेंस भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ जो O2 का अमाउंट है वो आपको शुरू में गिवन नहीं है। अगर बोल देता 2 मोल O2 यूज करना है, तब आप बोलते ठीक है यार 1 मोल CS2 कंबशन होगा, उस स्टोइकियोमेट्री से दिख रहा है। बट जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है व्हेन दिस मच ग्राम ऑफ Na2O2 रिएक्ट्स विथ वाटर, दिस मच ग्राम ऑफ NO2O2 रिएक्ट विथ वाटर, मतलब इस रिएक्शन से Na2O2 विथ वाटर, इस रिएक्शन से जो O2 निकल रहा होगा उसको यूज करके हमें इसे कंबशन कराना है। देखो अभी मैं ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, फिर हम 1-2 लेक्चर्स इस पे टफ प्रॉब्लम्स पे भी लाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हम बहुत टफ प्रॉब्लम्स इसके करेंगे। बट मैं फिर से बता दूँ, बहुत प्रोडक्टिव नहीं होते हैं इन चैप्टर्स के बहुत टफ प्रॉब्लम्स। आप देखेंगे उसका वेटेज बहुत कम होता है। यूजुअली JEE डोंट आस्क टफ प्रॉब्लम्स ऑन दीज टॉपिक्स। ओके, these topics are indirectly inserted somewhere in every question, कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को इंसर्ट कर देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में, ऐसे यूज होता है इन टॉपिक्स का, इसीलिए उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 325 ग्राम ऑफ Na2O2 रिएक्ट। अब देखो रिएक्शन थोड़ा बहुत परेशानी करेगा अभी छोटे बच्चों को जो 11th वाले हैं। Na2O2 विथ वाटर, ये रिएक्शन है। अब
मैं तो बोलूंगा यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ये भी थोड़ा इनडायरेक्टली रिएक्शन को लिखा गया है। एक्चुअली जब आप सोडियम पर ऑक्साइड, जैसे सोडियम पर ऑक्साइड, जब इसमें आप वाटर डालते हैं तो इट फॉर्म्स NaOH, इट फॉर्म्स NaOH, अलॉन्ग विथ इट फॉर्म्स H2O2। लेकिन अब यहाँ पर लिख दिया गया है कि इट लिबरेट्स ऑक्सीजन, तो मैं ये मान लेता हूँ ये जो H2O2 है ये थोड़ा अनस्टेबल लिक्विड होता ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि बनते साथ ही बिखर जाता है H2O और O2 में टूट जाता है, ऐसा होता नहीं है। बट क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से मुझे ये इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और मुझे मानना पड़ेगा कि ये जो H2O2 है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है H2O प्लस ऑक्सीजन में। तो अब H2O उधर है, बैलेंसिंग में आ जाएगा, तो मैंने इधर सिर्फ O2 लिख दिया। Now, after balancing this reaction, I am getting 2 to 4 here. Here 2, here 2, here 4. So this is the reaction suppose. तो H2O2 डिकम्पोज होके O2 बना लेता है। ऑल्दो रिएक्शन में डायरेक्ट O2 बनाया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनऑर्गेनिक तो स्पेसिफिक पढ़ नहीं रहे। तो अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व पूरा नहीं कर रहा, आपको मैं बस समझा देता हूँ कि इफ यू बर्न 325 ग्राम ऑफ Na2O2, 325 ग्राम, तो आप इसका मोल्स निकाल लेंगे। फिर मान लो आ गया ये x मोल्स आ गया, 2 मोल से ऑक्सीजन 1 मोल बनता है, सो 2 मोल से ऑक्सीजन 1 मोल बनता है, तो x मोल्स से ऑक्सीजन 1/2 इंटू x मोल्स बनेगा, बन गया। तो अगर ये मोल्स ऑक्सीजन के आ गए तो अब बताना है कि ये कितना कंबस्ट होगा। तो ऑब्वियसली ये 2 मोल का ये 1 मोल कंबस्ट होता है, मतलब आधा कंबस्ट होता है। तो अगर आपके पास इसका x/2 मोल्स है तो इसका कंबशन होगा x/4 मोल्स का, x/4 मोल्स का कंबस्टन होगा। और x/4 मोल्स को अब आपको कन्वर्ट करना है मास में, तो CS2 कार्बन डाइसल्फाइड 12 प्लस 32 इंटू 2 दैट इज 64, दैट इज 76 ग्राम। तो 76 ग्राम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, योर आंसर विल बी x/4 इंटू 76, दिस इन ग्राम्स। तो ये आपका आंसर होगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। So the correct answer for this question coming out is 52.78 grams after calculations. कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। चलिए अगला कुछ और देखते हैं। Let's see question number 102. It says an amount of 2 moles of KClO3 is decomposed to produce O2 gas. अच्छा, KClO3 है पोटेशियम क्लोरेट, उससे बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस लिया गया है 2 मोल को कंप्लीटली हीट करके। रिएक्शन बता दे रहा हूँ थोड़ा मैं। KClO3 होता है बेटा, उससे जब आप हीट करते हैं, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड भी है, ऑक्सीजन का अच्छा खासा यील्ड देता है। देयरफॉर KCl plus O2, and in order to balance this I will write 3/2 out here. So 2 मोल ऑफ KClO3 अगर मैं यूज कर रहा हूँ, देखो 1 मोल से 3/2 मोल बनता है, तो 2 मोल से 2 इंटू 3/2 दैट इज 3 मोल ऑक्सीजन बनना चाहिए टू प्रोड्यूस O2 गैस। तो यहां से समझ आ गया कि 3 मोल O2 गैस प्रोड्यूस होगी, 3 मोल O2 गैस प्रोड्यूस होगी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्यूटेन कैन बी बर्न कंप्लीटली बाय द O2 गैस प्रोड्यूस्ड? बहुत आसान, ठीक है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं, लिख देता हूं। तो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ब्यूटेन का कंबशन कराओ, तो ब्यूटेन का कंबशन C4H8, ब्यूटेन का कंबशन कराओगे CO2 प्लस H2O। और मेंस में ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैं कहूँगा इससे भी हल्के क्वेश्चन आते हैं। आप PYQs देखिए 19, 20, 21, 22, देखिए इससे भी हल्के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, बहुत आते हैं। मोल कंसेप्ट से मेंस में बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, इस लेवल के या फिर इससे हल्के ही आते हैं, चेक कर लेना बेटा। जो भी बात मैं कहता हूँ वो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ पूरी चीज़ों को विजुअलाइज करके एनालाइज करके ही कहता हूँ, ठीक है।
कोई भी हवाई बातें आपके सामने मैं ना आज तक कराऊँ ना आगे भी कभी करूँगा, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं जो भी मैं कह रहा हूँ. So this is just balance this reaction. This will be 4 and 8 is there. Just let it be 4. सॉरी सी, अच्छा ब्यूटेन है यार, सॉरी ब्यूटीन थोड़े ना, ब्यूटेन है यहाँ 5. ठीक. अब ऑक्सीजन के लिए इधर हो गया 8 और 5 13 हो गया. सो 13/2 दैट इज 6.5. 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल का कंबशन करता है. तो 3 मोल बताना है आपको कितने का करेगा. बहुत इजी. 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन करता है. तो 3 मोल कितने मोल ब्यूटेन का कंबशन करेगा. सो अब ये जो वैल्यूज दी हुई है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अरे देखो यहाँ पे गड़बड़ लिखा है ना इसमें, यहाँ ब्यूटेन लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है C4H8. ये थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट है. तो अगर ब्यूटेन होता तो वो थोड़ा सा कितना दिख रहा है, ये 3.25 मोल्स उसके होते, तब जाके वो 1 मोल 3.25 मोल्स अगर होते किसके, ऑक्सीजन के, तब जाकर वो हाफ मोल्स ब्यूटेन का कंबशन करता. हाफ मोल्स ब्यूटेन का कंबशन करता अगर वो 3.25 मोल होता. ये 3 मोल है तो वो हाफ से थोड़ा सा कम 0.4 0.45 ऐसे कुछ मोल्स का कंबशन करेगा. बट यहाँ पर खैर ब्यूटेन दिया हुआ है तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H8 दिया हुआ है. यहाँ ये कहना ब्यूटीन चाह रहा है, हमें भी देखो 2 बार इसने उल्टा लिखवा दिया. ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, आसान बात है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आप C4H8 लिखे, अगर 0.5 लाना है तो C4H8 लिख के बैलेंस कर लेना. ठीक. On heating KClO3 at a certain temperature, it is observed that 1 mole of KClO3 yields 1 mole of O2. What is the mole fraction of KClO4 in the final solid mixture containing only KCl and KClO4, the latter being formed by the parallel reaction? ये ठीक क्वेश्चन. दिस इज क्वाइट बेटर, पिछले से तो बहुत बेटर है. पिछले 2 क्वेश्चंस आसान है काफी. यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है बेटा, कि हमने लैंग्वेज को थोड़ा समझना. लैंग्वेज यहाँ परेशान कर सकता है. ये कह रहे हैं कि ऑन हीटिंग KClO3 एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो अभी तो वो रिएक्शन मैंने ऊपर ही आपको लिख कर दिखाया. जब इसको हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स KCl plus O2 3/2. So on heating KClO3 at a certain temperature, it is observed that 1 mole yields 1 mole of oxygen. एक्चुअली में देखो ध्यान से, 1 मोल से ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स बन रहे हैं, दैट इज 1.5 मोल्स बन रहे हैं. बट यहाँ कहा गया है कि 1 मोल से इसका 1 मोल ही बना है. अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? क्या वो इम्प्योर था? देखो इम्प्योरिटी की बात तो करी नहीं गई है, नहीं तो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी कुछ मेंशन होता या पूछता. हमें तो यहाँ पर यही मानना पड़ रहा है कि 1 मोल KClO3 100% प्योर दिया हुआ है. अच्छा, तो 100% अगर वो प्योर है तो ये तो फिर 3/2 बनना चाहिए ना. 1 मोल से 3/2 बनना चाहिए. ये 1 मोल क्यों बना है? क्योंकि इसका कुछ पार्ट एक पैरेलल रिएक्शन कर रहा है. उस पैरेलल रिएक्शन के तहत KClO4 का फॉर्मेशन हो जा रहा है. समझ रहे हो मतलब इसका क्या है? इसका मतलब पैरेलल रिएक्शन चल रही है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद है पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये A से B और इसी से C, कुछ ऐसा. तो इसका कुछ पार्ट यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कुछ पार्ट इधर कन्वर्ट हो रहा है. तो उसका 1 मोल अब पूरी तरह से B नहीं बना रहा है, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. दैट्स इट. चलिए, तो KClO3 लिखता हूं रिएक्शन. KClO3 को हीट करा जाए, इट फॉर्म्स KClO4 प्लस KCl. ये एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. रिडॉक्स में पढ़ेंगे इसको हम अगली क्लास में. ठीक है, मतलब अगले जो सीरीज है हमारा उसमें. तो फिलहाल आपको रिएक्शन
थोड़ा देख लीजिए, ऐसा ही होता है KClO3 को हीट करने से। KClO4 अगर बनेगा, कुछ ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूस भी होना पड़ेगा, और इसलिए KCl और ये बनता है। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे होगा? यहाँ 4 लगाने से हो जाएगा, यहाँ 3 लगाने से हो जाएगा क्या? 4 3 3 3, बिल्कुल 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 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, ऊपर उधर बैलेंस हो गया। अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि ये 1 मोल बन रहा है और ये गैस है, ये निकल जाएगा, क्योंकि फाइनली जो मोल फ्रैक्शन इन्होंने पूछा हुआ है सॉलिड मिक्सचर में, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ KClO4। KClO4 का मोल फ्रैक्शन पूछा है सॉलिड मिक्सचर में। अच्छा, तो देखो बहुत आसान है। ये 1 मोल बना, तो इसके लिए ये कितना यूज हुआ होगा? अच्छा, ये इनिशियली था कितना बेटा हमारे पास? KClO3, थोड़ा मैं इसको, KClO3 हमारे पास था कितना? हमारे पास था बेटा ये 1 मोल। अब 1 मोल से ये पैरेलल रिएक्शन कर रहा है, ऐसे 2 पैरेलल रिएक्शन। अगर ये 1 मोल बना है तो ये ऑब्वियसली 2/3 मोल्स यूज हुआ होगा, 2/3 मोल्स यूज हुआ होगा। आप स्टोइकियोमेट्री से देख सकते हैं। तो अगर ये 2/3 मोल्स यूज हुआ तो बचा कितना? 1/3 मोल्स। तो वो 1/3 मोल्स ने ये वाला रिएक्शन किया है, ठीक है, उस 1/3 मोल्स ने ये वाला रिएक्शन किया है। अब देखो, अगर ये 1/3 मोल्स ने ये रिएक्शन किया तो यहां ये कितना कितना बनेगा ये देखना है। सो 4 से 3 बनता है, तो 1/3 से 3/4 इंटू 1/3, दैट इज 1/4 मोल्स। तो ये बना बेटा 1/4 मोल्स। यस, ये बना 1/4 मोल्स। 4 से 1 बनता है तो 1/3 से तो 1/12 बनेगा। यस, तो ये बना 1/12 एंड हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब कुछ नहीं बचा है, यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको क्या बताना है कि मोल फ्रैक्शन कितना है, दैट यू नो वेरी वेल। मोल फ्रैक्शन ऑफ KClO4, तो KClO4 तो देखो बेटा 1/4 मोल्स ही है। सो योर आंसर शुड बी 1/4। मैं इधर ही कहीं लिख देता हूं, आंसर शुड बी 1/4 डिवाइडेड बाय, और क्या क्या सॉलिड है ये तो यूज हुआ है, इसको नहीं लिखना है। इधर ये कितना बना है? 2/3 यूज हुआ बेटा, तो ये भी 2/3 बना, तो KCl 2/3 मोल्स है, प्लस इधर KClO4 1/4 मोल है, और इधर भी KCl 1/12 मोल्स है। सो जस्ट ऑन सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट योर आंसर। जो भी आंसर है आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा आई गेस। ठीक रिएक्शन था ये तो मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो मेंस के स्टैंडर्ड से एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। मेंस के स्टैंडर्ड से ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा, ऑल तो कोई टफ है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। देख लेना आंसर क्या आ रहा है आप। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, क्वेश्चन नंबर 104, लेट अस पिक। So it says when 12 gram of graphite is burnt in sufficient oxygen। अच्छा, ग्रेफाइट को लिया जा रहा है 1 मोल, कार्बन है, इसको बर्न किया गया ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन एक्सेस में है, ठीक। CO as well as CO2 is formed। अच्छा, दोनों चीजें बनी है, CO भी बना है, एक और रिएक्शन हुआ होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे CO2 भी बना है। CO2 जब बनता है तो 1 मोल कंज्यूम करता है, CO जब बनता है इनकम्प्लीट कंबशन से हाफ मोल कंज्यूम करता है। If the product contains 40% CO and 60% CO2 by mass and none of the reactant is left, what is the mass of oxygen gas used in the combustion? ठीक है, आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। सो 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। अब देखो ये 1 मोल ही है, ये 1 मोल है। अब हमने इसका जब कंबशन किया है तो CO भी बना है और CO2 भी बना है। CO बना है 40% मास बाई मास है, और CO2 जो है वो है 60% बाई मास। अब ये कुछ इस तरह का केस है, सोचो कार्बन है और यहीं से CO बन रहा है और यहीं से CO2 बन रहा है।
अब ये बाय मोल्स नहीं दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है बाय मास। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। सो अगर ये 1 मोल है और सिर्फ यही रिएक्शन होती पूरी तरीके से, तो ऐसा मानो आप इसका ना ये x मोल्स इधर यूज हुआ तो 1 माइनस एक्स, ऐसे करो, मानो x मोल्स यूज हुआ कार्बन का इस रिएक्शन में, तो अगर x मोल्स इधर यूज हुआ बेटा तो ये x/2 मोल्स यूज होगा और ये बनेगा तुम्हारा x मोल्स। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब अगर इधर x मोल यूज हुआ है, इधर अगर x मोल यूज हुआ है तो इधर कितना मोल यूज हुआ होगा, 1 माइनस एक्स, ये मोल्स यूज हुआ होगा इधर, क्योंकि उधर वो जो बच रहा है दिस अमाउंट विच इज लेफ्ट, ये अमाउंट इधर यूज हुआ होगा। तो मान लो 1 माइनस एक्स मोल्स यहां यूज हुए, यूज्ड, तो ऑक्सीजन का भी 1 माइनस एक्स मोल्स ही यूज होगा, एक का एक, और CO2 बनेगा 1 माइनस एक्स मोल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एक्स मोल्स मतलब कितने ग्राम्स बने बेटा, CO का मास देख लो, CO इज 16 प्लस 12 28, तो 28 इंटू एक्स ग्राम्स ये बना है, और सिमिलरली 44 होता है तो 44 इंटू 1 माइनस एक्स ग्राम्स ये बना है। एंड नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकलेगा, अरे दिया हुआ है ना, ये 40% है, वो 60% है, ये मास परसेंटेज 40% है, तो क्या करें 28x अपॉन कितना हो गया उधर का मास 44, 1 माइनस एक्स प्लस 28x is equals to 40%, that is 0.4, I will write here 0.4 फ्रैक्शन में ले रहा हूं। सो ये लिखने के बाद ऑन सॉल्विंग फॉर x को सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.5116, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है 0.5116। ये अगर x है, सो व्हाट वी नीड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इधर x/2 और इधर 1 माइनस एक्स, तो x/2 प्लस 1 माइनस एक्स, और टोटल ये तो मोल्स हो गए, तो मास के लिए मल्टीप्लाइड विथ 32 द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड यू विल गेट योर आंसर। सो आई होप आपको ये सीक्वेंशियल पैरेलल जो है ये चीजें थोड़ी समझ में आ गई होंगी, और अब ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस टेक क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। देखो कुछ नया नहीं है परसेंटेज बेस्ड, नॉर्मल जो आपने 7th 8th क्लास में परसेंटेज यूज करते थे वैसे ही परसेंटेज को यूज करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोल थोड़ा बहुत आपको आता ही है, बस मोल के साथ परसेंटेज यूज करना है। फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, जस्ट आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर सोडियम सल्फेट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 250 ग्राम्स ऑफ 95% प्योर NaCl। पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, देख लो। NaCl से Na2SO4 बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा होगा सर? कुछ नहीं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो इसमें, तो आप यहाँ पर HCl इवॉल्व होता हुआ पाएंगे। बैलेंस कर लीजिएगा, 2 मोल इधर 2 मोल इधर। तो हमें H2SO4 और HCl से खास मतलब है नहीं इस क्वेश्चन में, हमें मतलब है NaCl और Na2SO4 से। सो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, या फिर मास में बात करूं तो 2 इंटू 58.5 ग्राम से इसका 142 ग्राम्स बन रहा है। तो ये देखो पहले कि 250 ग्राम से कितना बनेगा, ठीक है। तो अगर इसका 250 ग्राम यूज करूंगा तो ये कितना बनेगा, कुछ नहीं 142 अपॉन 58.5 इंटू 2 इंटू 250 इतना बनेगा। लेकिन जो चीज बनी है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, मतलब ये ईल्ड जो दे रहा है जो ये ईल्ड दे रहा है फिलहाल, ऐसे देखो ये इतना अमाउंट बनता अगर ये 100% प्योर होता। अगर ये 100% प्योर होता तो सोडियम सल्फेट का इतना अमाउंट बनता,
बट ये 100% प्योर नहीं है, ये 95% प्योर है, तो इसका 95% बनेगा। देखो अगर आपको ये सब चीज़ों में डाउट आता है कि सर 95/100 कैसे कर दिए, इसको ऐसे कैसे डिवाइड कर दिए, ऐसी चीज़ों में डाउट आता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर मुझे यूनिटरी मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो देखो मैं बिल्कुल सच्चाई आपके सामने रखूँगा। तो आपको एक बार सवाल करना चाहिए, थोड़ा रीवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या मैं जेईई की प्रिपरेशन करके सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा, थोड़ा सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा, उसके बाद कदम आप आगे बढ़ाएं। ठीक, कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं बेटा जाओ ये वाले यूनिटरी मेथड यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ये हो जाएगा, तुम फोड़ दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करने से होती है चीज़ें, लेकिन एक बेसिक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज की नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स, इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, ये 10th में ही आपको सीख के 11th एंटर करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें भी नहीं आती हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और कंपटीशन में बहुत मुश्किल है कि आप एक अच्छा रैंक लेकर आ पाए। ठीक, तो जो भी बच्चे ऐसा पूछ रहे थे मुझसे, उनको एकदम सीधा सरल और सही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। सो ये आपके पास प्रोडक्ट का इतना अमाउंट आएगा। अभी ये कैलकुलेट करने पे वैल्यू जो आ रही है इट इज़ 288.248, ये कैलकुलेट करने पर 288.248 ऐसा आ रहा है। लेकिन ये क्या बोला जा रहा है कि अगर 90% प्योर है, 90, ये तो सोडियम सल्फेट तो 100% है ना, इसे ये सैंपल में सोडियम सल्फेट तो 100% है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोडियम सल्फेट भी 90% प्योर चाहिए, 10% इम्प्योरिटी डाल दो इसमें 10% इम्प्योरिटी डाल दो। तो अगर 10% इम्प्योरिटी डाल दिया जाए तब इस सैंपल का मास कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इससे थोड़ा, ये ऑप्शन एकदम खत्म हो गया, ये एकदम खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, बिकॉज ये तो 100% प्योर का है, और 10% और इम्प्योरिटी डालोगे, थोड़ी बहुत मास बढ़ेगी, ये आपका आंसर होगा। वैसे कैलकुलेट अगर आपको करना है तो 248 इंटू 10% इम्प्योरिटी है, मतलब 90% वाला सॉल्यूशन, 90% वाला सैंपल, तो दिस इंटू 100/90 अगर आप करते हैं, सो यू विल गेट द वैल्यू विच इज 320.3 आ रहा होगा, हाँ 320.275 के आसपास आ रहा है, विच यू कैन राउंड ऑफ एज दिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ क्वांटिटी ऑफ 10 ग्राम पीस ऑफ अ मार्बल वाज पुट इनटू एक्सेस डाइल्यूट HCl, excess dilute HCl acid, when reaction was complete this much CO2 was obtained at 0 degree and 1 atm, the percentage of calcium carbonate in the marble is, आसान है, बहुत आसान। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में होता है, तो 10 ग्राम मार्बल को लिया गया, जरूरी नहीं है कि मार्बल में पूरा कैल्शियम कार्बोनेट ही, और भी कुछ सब्सटेंसेस डाले जाते हैं हार्डनिंग वगैरह के लिए, तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें। ऐसा ना सोचो कि कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक मेजर कंस्टिट्यूएंट जरूर है, कैल्शियम कार्बोनेट एक मेजर कंस्टिट्यूएंट जरूर है, बट उसमें और भी चीजें होती हैं, तो परसेंटेज ऐसा ना सोचो कि 90%, 95%, 100% कैल्शियम कार्बोनेट है, हो ही नहीं सकता मार्बल में। तो 10 ग्राम पीस मार्बल का लिया गया है, लेकिन एक बात तय है कि उसमें और जो भी चीजें मौजूद हैं वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये मानना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। और जो भी चीज है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती, HCl के साथ सिर्फ उसमें मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है। अच्छा, तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, ये कुछ ऐसे बना रहा होगा, देख लीजिए बैलेंस, ये तो एक्सेस में ही है, इसका कोई वो नहीं। एक चीज नजर आ रही है बेटा कि इसके 1 मोल से आपको इसका भी 1 मोल मिलता है, इसका भी 1 मोल मिलता है। सो अब यहां 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, शायद 100 होता है क्या, 40 प्लस 12 प्लस 48, जी हाँ, तो 1 मोल से उतना मिलता है। अभी हमारे पास 10 ग्राम है, 10 ग्राम मतलब 0.1 मोल,
तो 0.1 मोल से थ्योरेटिकली ये कितना मिलना चाहिए? थ्योरेटिकली ये मिलना चाहिए 0.1 मोल। देखो अब आप ये सोचो, हाँ ध्यान से समझना, 10 ग्राम मार्बल लिया है ना, 10 ग्राम मार्बल लिया है, तो आप ये मान के चलो कि 100% प्योर है, 100% प्योर है। जब आप रिएक्शन लिखोगे तब तो यही मान के चलोगे ना कि वो 100% कैल्शियम कार्बोनेट है। तो थियोरेटिकली अगर मैं 0.1 मोल लेता या 10 ग्राम लेता मार्बल का, और वो अगर पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट होता, तब मेरे को मिल रहा होता 0.1 मोल किसका? CO2 का। तब मुझे मिल रहा होता 0.1 मोल CO2 का। अच्छा, तो अभी CO2 कितना मिला है? अभी कितना मिला है? ऑब्वियसली 0.1 मोल से तो कम ही मिला होगा। 1120 सेंटीमीटर क्यूब 1 ATM, मतलब 22.4 लीटर वाली एसटीपी कंडीशन को मानेंगे 1 लीटर में। 1120, अच्छा तो 1120 मिला है। सो 11, आपको ये बातें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM कंडीशन में 1 मोल ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22400 लीटर्स। यस, एंड इफ यू हैव 12, कितना दिया हुआ है, गलत ना नोट कर लूं, 1120, ठीक है 1120। इफ यू हैव गिवन 1120 नॉट लीटर्स, ml हियर, सो दिस मच ml अगर दिया हुआ है तो कितने मोल्स होंगे? जी हाँ, 1120 डिवाइडेड बाई 22400, विच इज नथिंग बट 1/50 मोल्स और 0.05 मोल्स। ओह, काफी कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक 0.1 मोल मिलना चाहिए था, बट मिला 0.05 मोल, एग्जैक्टली आधा मिला है। इसका मतलब 10 ग्राम में से आप उम्मीद कर रहे थे कि 10 का 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन उसका आधा ही कैल्शियम कार्बोनेट उसमें है, दैट इज 50% कैल्शियम कार्बोनेट उस मार्बल में प्रेजेंट है। 50% होगा ये ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। Now let's move ahead. A 1.50 gram sample of potassium bicarbonate having 80% purity is strongly heated. अच्छा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, देखो इनकी हीटिंग वगैरह तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। पोटेशियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 having 80% purity is strongly heated, assuming the impurity to be thermally stable. अच्छा, impurity है, impurity chemically कुछ change नहीं हो रहा है। Loss in weight of the sample on heating is, ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन। So if you have 1.50 gram of the sample and this is having 80% purity, मतलब इसमें से 80% ही KHCO3 है, बाकी इम्प्योरिटीज है। हीट किया जाए अगर इसको, आप सोचो आपके पास ऐसा एक क्रूसिबल में आप ऐसा पाउडर रखे हुए हो और इसे आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब जो इम्प्योरिटीज हैं उनका कुछ नहीं होना, वो तो पड़े ही रहेंगे यहाँ पर। इम्प्योरिटीज का कुछ नहीं होना, क्योंकि बोल दिया गया है इम्प्योरिटी जो है वो थर्मली स्टेबल है, उनको गर्म से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पड़े रहेंगे वहीं, कुछ नहीं होगा उनको। तो लॉस इन वेट ऑफ द सैंपल, अरे लॉस कैसे होगा वेट में? तो देखो लॉस तो यार CO2 के वेपर्स उड़ेंगे और वाटर भी वेपर के फॉर्म में उड़ेगा, तो ये जो मास है ये मास आपको लॉस कर रहा होगा। चलिए बढ़िया है। सो एक काम करते हैं, 80% प्योरिटी ही है तो इसका ना पहले 80% मास हमको पता होना चाहिए, 80% ऑफ दिस, बाकी इम्प्योरिटी है उसका कोई लॉस नहीं होगा, तो हमको लॉस बताना है। तो इसका 80% आपने निकाला, मान लो ये वैल्यू आ गई x ग्राम्स, आ गई x ग्राम्स। अब आप इस x ग्राम्स में क्या आपने निकाल लिया कि इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स कितने हैं, चलो ठीक है, आपने मोल्स निकाल लिया। कैसे निकाला? x बाय मोलर मास करके मोल्स आ गए, मान लो y मोल्स हो गए, कैलकुलेट कर लिया आपने, ये y मोल्स इसके हुए। अब जब आप रिएक्शन देखते हैं तो क्या नजर आता है? बैलेंस करें अगर तो यहाँ 2 नजर आता है, और कुछ बैलेंसिंग लगेगी क्या? नहीं, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है,
जी ठीक है, बैलेंस्ड है। सो देखिए बेटा, 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल बनता है। तो अगर आपके पास इसके y मोल्स है 80% सैंपल में, तो इसका बनेगा y/2 मोल्स और इसका भी बनेगा y/2 मोल्स। एंड आफ्टर दैट आपको चाहिए लॉस इन वेट, तो y/2 मल्टीप्लाइड बाय H2O का मास 18 ग्राम्स प्लस y/2 मल्टीप्लाइड बाय 44 ग्राम्स आप अगर करते हैं, देन यू विल गेट द फाइनल लॉस इन वेट। मैं आपको आंसर बता देता हूं, जो पूरा कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर एज 0.372 ग्राम्स, 0.372 ग्राम्स। आई होप कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो यही था यार परसेंटेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। एंड नाउ लेट अस finish the chapter with a very small topic, that is what is empirical formula, what is molecular formula, उस पे चर्चा कर लेते हैं। empirical formula क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। molecular formula क्या है? तो empirical formula का कोई ऐसा खास यूज या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं है, देखो खास, ठीक है। ये बस क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और आप उसको सिंपल रेशियो में लिख दें, तो उसे आप इंपीरिकल फॉर्मूला कह सकते हैं। ये चीज़ें ऑन पेपर एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल C4H8, बस आपने अगर इसे CH2 इस फॉर्म में लिख दिया, एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन, तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का जो फॉर्म है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का जो फॉर्म है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। ये हमें एक मॉलिक्यूल के बारे में ये आइडिया दे देता है कि उसमें कितने परसेंट कौन सा एटम है, या एक एटम के लिए हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, बस ये आइडिया दे पाता है। ये कंप्लीटली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। आप खुद ही सोचो ना, CH2 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं, CH2 कुछ नहीं होता। बट एक जगह इसका काफी सिग्निफिकेंस है, वो है आयनिक कंपाउंड्स में। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, मैंने आपको बताया है शुरुआत के लेक्चर्स में कि NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं, वो तो क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस में पता है आपको, अगर NaCl का एक यूनिट सेल लिया जाए ना, NaCl का अगर आप एक यूनिट सेल लेते हो, यूनिट सेल मतलब सबसे छोटा पार्ट क्रिस्टल लैटिस का, तो उसमें 4 Na+ आयन होते हैं और 4 Cl- आयन होते हैं। ऐसा इफेक्टिवली 4 Na+ आयन होते हैं, 4 Cl- आयन होते हैं। तो इस समय इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में लिख दिया जाता है, दैट इज NaCl। तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए अननोइंगली आप हमेशा इंपीरिकल फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ही एक्सप्रेस करके बात करते हैं। तो ये सभी फॉर्मूला जो है आयनिक कंपाउंड वाले, ये इंपीरिकल फॉर्मूला ही है। अच्छा, तो क्या 2 अलग अलग कंपाउंड्स के सेम इंपीरिकल फॉर्मूला हो सकते हैं? ऑब्वियसली यस, क्यों नहीं हो सकता। जैसे आपने C4H8 का ये लिखा, अरे भाई C5H10 का भी तो यही होगा, C6H12 का भी तो वही होगा, सबका इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होगा। तो इंपीरिकल फॉर्मूला से कुछ खास और ऐसा पता नहीं चल जाता है। एसिटिक एसिड लिख लो CH3COH, और ग्लूकोज लिख लो C6H12O6, तो सेम इंपीरिकल। क्योंकि देखो यहाँ पर ये, इसके बाद बच्चों के मन में एक इमेज ये बनता है, अच्छा सेम टाइप के कंपाउंड्स का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होता है, बिकॉज ये सेम होमोलोगस फैमिली के दिख रहे हैं आपको, एल्कीन फैमिली के दिख रहे हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ऑन पेपर है यार, आप कुछ भी कर सकते हो। एसिटिक एसिड क्या फॉर्मूला है? C2H4O2, ये आपका ग्लूकोज है। क्या आपको पता है दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आप पढ़ेंगे आगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जब C2H4O2 की मैं बात करूं, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O आ रहा है, इसका भी इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम,
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है ना, ये पता चल सकता है अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। परसेंटेज दोनों का सेम है, दोनों में कंटेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंट वाइज कंटेंट सेम है, सिंपल रेशियो सेम है, बट प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। अब एक बात और मैं बताऊं, जैसे सपोज करो आपको ऐसा बता दिया गया है कि एक सब्सटेंस है, यही एक सब्सटेंस है, इसमें कुछ भी बता दिया गया है कि कार्बन जो है कितना है, देखो कार्बन है 12 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन है 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। तो अब इसी तरह से अगर आपको सबका परसेंटेज पता हो, अगर आपको सबका परसेंटेज पता हो तो आप इंपीरिकल फॉर्मूला बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या है। खैर परसेंटेज अभी मैं निकाल नहीं रहा, अगर मान लो परसेंटेज पता हो, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है जो कि CH और O से बना हुआ है, इसमें कार्बन सपोज करो 20% है, मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, हाइड्रोजन सपोज करो, मास परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन सपोज करो 5% है, अब बचा खुचा जो भी अमाउंट हुआ 75% तुम्हारा क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सपोज करो, ठीक है, मैं कोई नंबर लेकर नहीं आ रहा यहाँ पर, तो 20%, 5% और 75% ऐसा कुछ कंटेंट है और आपको बताना है चलो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा करिए, हाँ देखो नंबर हो सकते हैं ऊपर नीचे मैंने लिया हो, कोई भी इंपीरिकल फॉर्मूला अजीब सा आ जाए, बट जस्ट समझाना चाहता हूँ। आप बेटा 100 ग्राम का सैंपल अगर मान लो तो उसमें कार्बन कितना है, कार्बन कितना है उसमें, तो 20% मतलब 20 ग्राम आपका ये है, 5 ग्राम आपका ये है और 75 ग्राम आपका ये है, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखें कि उसके मोल्स कितने हैं, उसके मोल्स कितने हैं, मोल्स कितने हैं कार्बन के, अगर एक मोल सब्सटेंस का लेंगे, एक मोल सब्सटेंस का लेंगे तो उसमें कार्बन के मोल्स कितने हैं, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं, यही तो पता चलेगा एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं, क्योंकि एक मोल आपने सब्सटेंस का लिया तो उससे, एक मोल आपने सब्सटेंस का लिया तो उसमें आपको देखना है कि उसमें कार्बन के मोल्स कितने, तो अगर मान लो कार्बन के 2 मोल आ गए, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला में कार्बन 2 है, फॉर्मूले में कार्बन 2 है। ऑल्दो हम इंपीरिकल फॉर्मूला की बात कर रहे होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इतने इंफॉर्मेशन से नहीं बता पाएंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे, इस बात को समझिए। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर आप इधर परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखो या इधर देखो, दोनों में परसेंटेज कॉम्पोजिशंस क्या आएंगे, सेम आएंगे, बट देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम आ रहे हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज अलग है। जी हाँ, तो यही बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए अगर, तो आपको फिर मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। चलो यहां पर मैं पहले बता दूं, तो कार्बन का कितना हुआ बेटा 12, ऐसा 20/12 कुछ एक डेसिमल में नंबर आ रहा होगा, यहाँ 5/1 तो ये 5 आ रहा होगा, यहाँ पर 75/16 यहाँ कुछ नंबर आ रहा होगा, तो बेटा बस यहाँ जो भी नंबर आ रहा है अब आपको उसको ऐसा कुछ एलसीएम लेके ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि यहां पर आपको सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो मिल जाए। अब ये सब तो मुझे नहीं लगता सिखाने की जरूरत है कि क्या एलसीएम ले क्या मल्टीप्लाई करें, है ना, तो सिंपलेस्ट होल नंबर का आप रेशियो ले लीजिए। मान लो कहीं ऐसा नंबर आ रहा है, मान लो 1, 1.5 और 2 ऐसा नंबर आ रहा है, तो क्या करोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यही बन सकता है ना, सबको 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4, हाँ ये देखो, तो ये तुम्हारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, C2H3O4 ये तुम्हारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो क्या करें, हाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करना होता है, CH2O है, अब यहां पर N मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा जब N मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जो N है ये एसिटिक एसिड के केस में कितना है, देखा आपने, एसिटिक एसिड के केस में यही N2 है, दिख रहा है, एसिटिक एसिड के केस में यही N2 है और ग्लूकोज के केस में यही N,
ग्लूकोज के केस में यही N 6 है, ये भी दिख रहा है बहुत इजीली। तो ये N पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए? अबे इसकी मोलर मास पता होना चाहिए। इसका मोलर मास नहीं पता है तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि वो N क्या है, और N मिलेगा तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो यहां पर मैं बाय कॉमन सेंस ये बोल देता हूं, यहां पर मैं बाय कॉमन सेंस, कोई फॉर्मूला नहीं है यार, फॉर्मूला बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरा चैप्टर ही कॉमन सेंस यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। सो बाय कॉमन सेंस ये बोल देता हूं, ये जो N की वैल्यू है इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मेरे को मास चाहिए, तो मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूले का जो भी मास है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ये करने से आपको N की वैल्यू आ जाएगी, ये करने से N की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो अब इसको भी क्यों छोड़ें, दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं, जस्ट काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस। सो लेट मी सर्च फॉर इट, है भी कि नहीं है इसके क्वेश्चन, अलग से है या नहीं है, स्टोइकियोमेट्री, हाँ है, चलो है, 2 4 5 है। चलो देखते हैं, देखो बेटा, द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक गैसियस कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज CH2। अच्छा ये इंपीरिकल फॉर्मूला है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सर्टेन मास ऑफ दिस गैस इज एग्जैक्टली हाफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सेम मास ऑफ नाइट्रोजन अंडर द सेम कंडीशंस। आसान है यार, देखो क्या बोला जा रहा है कि गैस की जो वॉल्यूम है, अगर नाइट्रोजन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो VmL है, तो गैस क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सर्टेन मास ऑफ गैस इज हाफ, तो गैस V/2ml ऑक्यूपाई कर रहा है। आपको पता है जिसके मोल्स ज्यादा होते हैं उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और यदि नाइट्रोजन के वॉल्यूम ज्यादा है मतलब नाइट्रोजन के मोल्स ज्यादा है, नाइट्रोजन की वॉल्यूम ज्यादा है मतलब नाइट्रोजन के मोल्स ज्यादा है। अच्छा भाई, सेम मास का, गिवन मास सेम है, तो मोल्स ज्यादा कब होगा? जी हाँ, जब मोलर मास कम होगा। जैसे 10 ग्राम हीलियम रखा, 10 ग्राम हीलियम 10 ग्राम हाइड्रोजन, हीलियम के कितने मोल्स? 10/4 2.5 मोल्स। हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स? 10/2 5 मोल्स। तो जिसका मोलर मास कम है उसके मोल्स ज्यादा होते हैं अगर आप गिवन अमाउंट फिक्स कर देते हैं। बस उसी तरह से यहां भी, सिंस गैस के मोल्स, क्योंकि गैस का वॉल्यूम कम है तो मोल्स भी कम होंगे, गैस के मोल्स कम है, इसका मतलब जो गैस का मोलर मास है, गैस का जो मोलर मास है वो डबल है नाइट्रोजन से। अच्छा, तो मोलर मास मिल गया तो फॉर्मूला भी मिल गया, क्या दिक्कत है? क्या मोलर मास हो गया यार नाइट्रोजन का? 28 × 2 56। 56 वाला कौन है? जी हाँ, 56 वाला और कोई नहीं, ब्यूटीन है। अच्छा सर, ठीक है, आगे आगे देखा जाए। चलो अगला देखो, कंपाउंड हैज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 3:3:1 एटॉमिक रेशियो। ओके, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। इफ नंबर ऑफ मोल्स in 1 gram of the compound, अच्छा 1 gram given mass, number of moles given mass upon molar mass, give number of moles दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? 6.06, उसको 6 ही लिख देता हूं, लगभग ऐसा। तो मोलर मास आ गया भाई, क्या आ गया? 1/6 इंटू 10 की पावर ऑफ 3, कितना हो गया ये? 1/6, 0.16, 0.16 रफली इतना ही हुआ कुछ है ना, 0.16 इंटू 10 की पावर ऑफ 3, रफली 160 मान लेता हूं, ऊपर नीचे होगा थोड़ा, अप्रोक्सीमेशन लिया हूं, रफली 160। तो मोलर मास 160 है, तो बता दीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 160 कब हो रहा होगा? लगभग C9 108 एंड ये 48 और 9, हाँ यही होगा आंसर। ठीक है, मैच कर लेना, ऑप्शन सी होना चाहिए, आसपास की वैल्यू आ रही होगी। चलो एक आंक और देख लेते हैं, कुछ एक आंक और देख लेते हैं, सब
तो वही रेशियो 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 दिया हुआ है, ये देख लो, ये वही है। कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ द एलिमेंट इफ एटॉमिक मासेस ऑफ ए बी सी आर 20 40 60, एटॉमिक मासेस दे दिया है, तो एटॉमिक मास दिया हुआ है और सबका इक्वल मास लिया गया है। तो बेटा ए तुम्हारा x ग्राम लिया गया था, b भी x ग्राम लिया गया था, c भी x ग्राम लिया गया था। हमें ग्राम से मतलब नहीं है, हमें तो मोल्स से मतलब है। तो मोल्स के लिए बाई 20 बाई 20 बाई 20 बाई 40 बाई 60 करोगे तो फिर तुम्हें इसके मोल्स आ गए, लेकिन आपको सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए। तो ये लो बचपना कर लो थोड़ा सा, x बाई 40 x बाई 60 120 से मल्टीप्लाई कर लो तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जा रहा है 6x, ये आ रहा है 3x और ये आ रहा है 2x, तो 632, यस। तो फॉर्मूला विल बी A6 B3 C2, डन। कुछ और कर लें क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, और पूर्ण विराम लगाते हैं मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स को। सो अ गैसियस ऑक्साइड कंटेन्स 30.4% nitrogen, one molecule of which contains one nitrogen atom. The density of the oxide relative to oxygen under identical condition. तो density of oxide मतलब क्या? Density of the oxide, the nitrogen का oxide upon density of oxygen. तो density is mass upon volume and conditions are identical. It has been given that under identical conditions. So if conditions are identical, that means volume will be same for both. Conditions are identical, and suppose we are taking 1 mole of the substance. So 1 mole of substance if you are taking, then it will be mass of that oxide, molar mass upon volume, upon mass of oxygen upon volume. Volume get cancelled. So actually what you need is molar mass of oxide. So let's see, molar mass of oxide is what you need, ठीक है। 30.4% नाइट्रोजन है और एक मॉलिक्यूल में, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन का आइटम है। ये अगर पता नहीं होगा तो मोलर मास निकाल पाना मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। चलो देखो, तो बेटा यहां पर ऐसा है कि अगर 100 ग्राम का मॉलिक्यूल है मेरे पास, सैंपल 100 ग्राम मेरे पास सैंपल है, 100 ग्राम सैंपल है, तो 100 ग्राम सैंपल में मेरे पास नाइट्रोजन कितना है बेटा? नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 30.4 ग्राम। सो मुझे तो 1 मोल चाहिए सब्सटेंस, 1 मोल चाहिए ना, मोलर मास के लिए 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल में 1 नाइट्रोजन एटम है, तो बस हो गया काम। तो ये देख लो कि 14 ग्राम नाइट्रोजन होने के लिए, तो 14 ग्राम जब नाइट्रोजन होगा तो सब्सटेंस का 1 मोल ही होगा। तो 14 ग्राम होने के लिए सब्सटेंस कितना चाहिए? तो जी हाँ, इट इज 100 बाय 30.4 इंटू 14, तो ये आ गया तुम्हारा मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। ये आपका मोलर मास ऑफ ऑक्साइड है, और डिवाइड कर लेना 32 से एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो, जी हाँ। तो थोड़ा देर से ही सही, बट हमने मोल और कंसंट्रेशन टर्म्स भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ अगेन I would like to tell you the next chapter that we will be doing will be redox and equivalent concept. Redox and equivalent concept will be the next chapter. This chapter is also kind of easy chapter, under easy chapter ये भी categorize होता है, but जी हाँ, redox reactions, redox titrations और equivalent concept तीनों का जेईई एडवांस में डायरेक्ट सवाल भी देखने को मिलता है। इस साल 23 के पेपर्स में भी क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले हैं और रूटीन है, मिलते हैं। जैसे मोल के उतने डायरेक्ट नहीं मिलते, बट रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड दिस इक्विवेलेंट कांसेप्ट इसके डायरेक्ट मिलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वाला पोर्शन के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक का सेक्शन भी इसमें कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रेडॉक्स सीरीज
जो कि हमारी एक्चुअली में देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होता, इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, बट हम आपको ये भी इसी में कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा ओवरऑल केमिस्ट्री में ही शानदार स्कोर करे। इस साल भी बहुत ही अच्छे रैंकर वाले बच्चे हमारे कोर्सेस के थ्रू निकल के जा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चे प्रेडिक्टेड हैं, उनके मार्क्स अराउंड 250 प्लस में ही, कुछ नहीं तो 8-9 बच्चों ने अभी तक मैसेजेस किए हैं जो कि 250 प्लस उनको लग रहा है कि मार्क्स उनके आ रहे हैं। और केमिस्ट्री में 90, 102, 104 इस तरह से बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं। तो अब जो जिस आंसर की से उन्होंने मैच किया है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो होगा नहीं एडवांस की आंसर की में, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, कुछ गलतियां भी थी पेपर में, काफ़ी बेसिक सी गलतियां थी, देखने में समझ आया, बट पता नहीं कैसे थी, बट थी गलतियां, ठीक है। अब देखो वो बोनस होता है नहीं होता है, वो सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, बट आपको क्या करना है, आपको तो अपनी तैयारी बिल्कुल जिस तरह से चल रही है चलाते रहिए, रेडॉक्स इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कर लेंगे। और मैं बता दूं, आप ऐप बिल्कुल अभी इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप में बहुत सारी फ्री भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी आने वाले समय में, बट जो हमारे प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो हमेशा पेड ही रहेंगे। लाइक जो बड़े चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉलिड सॉल्यूशंस, ये चीज़ें जो हैं वो पेड ही रहेंगी। साथ ही साथ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कोर्स है, अगर आपने अभी वो नहीं लिया है तो बिल्कुल देर मत करिए, स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर 3 तक अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आने वाले समय में ऑर्गेनिक भी बहुत ही अच्छे लेवल की ख़त्म करेंगे हम उसे, रफली 2.5 से 3 महीने के बीच में ख़त्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए। और बिल्कुल साल भर आप अगर कोर्स में हमारे एनरोल्ड हैं तो आपका साथ साल भर नहीं छोड़ेंगे। अच्छे अच्छे टेस्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सब कुछ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे उस कोर्स के ही तहत, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब तो कर ही लियोगे अगर आपके पास आ गया होगा वीडियो, तो उसके लिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि बच्चा समझदार है तो वो कर ही लेता है। बट शेयर थोड़ा कर दिया करो यार, उससे मुझे भी बढ़िया पुश मिलता है, मुझे भी फिर और रेगुलरली वीडियोस लाने का मन होता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।